हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। तो हम क्लास 12th के चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हमारे पास में पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो हमारे पास में चैप्टर आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया के स्पेसिफिक और उसके अराउंड सारा जो हमारा पॉपुलेशन का डेटा होगा उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, इस पॉपुलेशन से हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो ज्योग्राफी है उसके साथ में इसका क्या क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली इंडिया हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट रहेगा। इंडिया एक हमारी थीम है जिसके अराउंड हम सारे पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है। तो पॉपुलेशन इज a critical aspect of country's fabric, influencing its socio-economic dynamics. This chapter focuses on the distribution, density, growth and composition of India's population. तो ये चैप्टर किस किस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है, उसमें हमें बताया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कौन कौन से रीजन में कितनी कितनी पॉपुलेशन है और क्यों है, तो उसका रीजन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। सेकंड थिंग, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में कम लोग रहते हैं। तो मैं अगर मिजोरम का कोई एक पर्टिकुलर विलेज ले लेता हूं तो वहां पे डेंसिटी उतनी नहीं मिलेगी जितनी मुझे दिल्ली के या साउथ दिल्ली के अंदर मिल जाएगी। तो उसका रीजन क्या है, वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सेम एरिया के अंदर ही, मान लीजिए हम 1 किलोमीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें दो एरियाज के अंदर, एक तो दिल्ली और दूसरा हम बात कर लेते हैं मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज के अंदर भी हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर दिल्ली में ज्यादा लोग मिलेंगे और मिजोरम में कम लोग मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट पे हम उसको समझेंगे। फिर ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से, 1951 का सेंसस अगर हम ले, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस था और लास्ट जो हमारे पास में अवेलेबल डेटा है 2011, वहां तक की हम बात करें तो नो डाउट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। 1951 में जितने लोग थे 2011 के अंदर उतने लोग नहीं है, उससे ज्यादा हुए हैं। तो ग्रोथ का क्या रीजन है और कैसे कैसे ग्रोथ हुई है, तो उसके ऊपर हम सारा कुछ यहाँ पे दिखने वाले हैं। देन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। कंपोजिशन मींस मेल एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है, एल्डर्स कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, चाइल्ड के अंदर भी मेल एंड फीमेल कितने हैं, तो उन सब के बारे में हम सारी डिटेल्स जो यहाँ पे देखेंगे। तो वो कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के बारे में इस चैप्टर में आने वाला है। एज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली, इंडियाज डेमोग्राफिक लैंडस्केप पजेस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलती है, वो क्या, कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, फर्स्ट कौन सा है, चाइना। चाइना इज एट नंबर 1, इंडिया इज एट नंबर 2, ठीक है। तो इंडिया सेकंड नंबर के ऊपर है। तो हमें इस चीज को देखना है कि इंडिया जो सेकंड नंबर पे है, इंडिया और चाइना के अंदर जो बात की जाती है, देखो 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो उसके अंदर इंडिया हमारे पास में क्या हो गया, फर्स्ट रैंक पे आ गया है। इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया है। और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सारा देखते हैं तो चाइना अभी भी फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें यही लेकर के चलना है, चाइना फर्स्ट इंडिया सेकंड। लेकिन 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यूएन का डेटा में बताता है 2024 में इंडिया हैज सरपास्ड द चाइना, ठीक है। देन द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर द चाइना इन द वर्ल्ड विथ इट्स पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011। तो लास्ट जो हमारे पास में अवेलेबल डेटा है वो कौन सा है, 2011 का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, 1210 मिलियन पीपल, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1210 मिलियन पीपल। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिलता है, जो क्या हमें मिलता है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, और अगर हम यहाँ पे कहें is more than North America plus South America plus ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा क्यों है, देखो इंडिया पॉपुलेशन है ना वो वर्ल्ड के अंदर तो सेकंड रैंक पे है, कितना है, 1210 बिलियन, ठीक है। और अगर हम रैंक देखें इंडिया की
साइज वाइज यानी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंडिया कौन से रैंक के ऊपर आता है? इंडिया आता है 7th रैंक के ऊपर। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इंडिया आता है 2nd रैंक के ऊपर। इंडिया से बड़े बड़े जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जब हम बात करते हैं तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज आ जाते हैं। यूएसए वहां पे आ जाता है, मैक्सिको वहां पे आ जाता है, कनाडा वहां पे आ जाता है। तो यूएसए का, कनाडा का, इनका एरिया इंडिया से ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन इंडिया से कम है। तो नॉर्थ अमेरिका जैसा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका जैसा कॉन्टिनेंट जहां पे ब्राजील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में इतना बड़ा, तो उन सब की टोटल पॉपुलेशन है वो भी इंडिया से कम रहती है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और अब तो हम 2024 के अंदर मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए। ठीक है, नेक्स्ट जो भी अब मैं आपको बात कर रहा था 2024 के अंदर जो यूएन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये 1980s के अराउंड की बात की गई है, यानी 1970s टू 1980 इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ, इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हुई थी। जब इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी तो चाइना ने इंडिया को सरपास कर दिया था। और 2020 के अंदर अगर हम आते हुए देखें तो एक हमें ये पॉइंट मिल रहा है जहां पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या था कि अब चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, वेयर इज इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन रहा है। ठीक है, तो रैंक 1 पे जो 1970s के अंदर चाइना हुआ करता था, 2024 या फिर अगर मैं इसको करेक्ट करूं 2023 नहीं 2024 के अंदर इंडिया ने सरपास कर दिया है। 2050 तक यही प्रोजेक्शंस है कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री रहने वाला है। ठीक है, चाइना जो है 2nd रैंक पे और 2nd रैंक पे 2050 तक चाइना रहेगा। 3rd रैंक पे जो यूएस है वो यूएस थोड़ा नीचे चला जाएगा, नाइजीरिया है वो ऊपर आ जाएगा 2050 तक। मतलब इंडिया एंड चाइना दो की रेस चल रही है, बाकी सब तो बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो ये हमें यूएन का डेटा बताता है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सारी चीजों को देख रहे हैं। देन more often it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources। तो ये क्या कह रहा है कि प्रेशर पड़ता है इन पे, लिमिटेड रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो देखो पॉपुलेशन ज्यादा होने का एक डाउन साइड क्या है, वो डाउन साइड हमें यहाँ से पता लग रहा है, वो डाउन साइड है लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ना। लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जिसकी बात की जाती है तो वाटर की बात की जा रही है। तो वाटर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है हमारे पास में। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है वाटर की डिमांड्स भी हमारे पास में क्या होती रहती है, ग्रो होती रहती है। तो वाटर स्कैर्सिटी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एक तो फूड चाहिए और वाटर चाहिए। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर दो चीजें आती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे पास में वैसे भी ग्रो हो रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन रहेगी इस लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। इसका एग्जाम्पल आप सुनते होंगे, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर ग्राउंड वाटर है जो बहुत कम होते जा रहा है। अभी बेंगलुरु के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि ग्राउंड वाटर वहां पे बहुत नीचे चला गया है। बेंगलुरु के अंदर वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन हो रही है। तो वो हमारे पास में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ने का। देन इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। ठीक है, आपके पास में एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर आप अगर 100% लिटरेसी लाना चाह रहे हो, ठीक है, या 100% आप हेल्थ केयर को हर एक पर्सन के लिए इंश्योर करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से नहीं प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो भी वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें दो चीजों को ध्यान रखना है। देन सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो जो भी हमारे पास में पॉपुलेशन है, जैसे हमने एक नंबर दिया है 1210 मिलियन पीपल, तो ये डेटा आया कहां से? ठीक है, क्या हमने एक एक पर्सन को जाके गिना है? हाँ बिल्कुल हमने गिना है। एक एक पर्सन को जाकर के गिनना जाता है। तो वो क्या सारा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेंसस। तो ये सेंसस जो होता है हर 10 ईयर के अंदर होने वाली एक एक्सरसाइज है। तो 10 ईयर्स के बाद में 1 to 1 हर एक पर्सन के घर पे जाके क्वेश्चनर प्रिपेयर किया हुआ होता है जिसमें सारी डिटेल्स ली जाती हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट उस डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करती है, देन उसको वो रिलीज करती है। तो उसको हम सेंसस कहते हैं। लास्ट सेंसस हमारे पास में कब हुआ था? 2011 के अंदर हुआ था। इसका मतलब 2021 के अंदर नई सेंसस का डेटा आ जाना चाहिए, लेकिन 2021 वाला सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, तो उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। वो जब भी होगा तो हमारे पास में लेटेस्ट डेटा उसका आ जाएगा। तब तक हम 2011 के अकॉर्डिंग सारी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जितना भी डेटा हम ले रहे हैं, जितना भी रेफरेंस लेके चल रहे हैं, सारा 2011 के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर्स इन आवर कंट्री।
ठीक है। तो हर 10 साल के बाद में जो पॉपुलेशन का हम काउंटिंग करते हैं उसको सेंसस बोलते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास में सारा डेटा आता है। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872, बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881। तो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी, और हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब होता है इंडिया के अंदर, तो वो होता है 1872 के अंदर। लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की बात कर दी जाए, देखो एक कंप्लीट वर्ड है जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हमें ध्यान रखना है। तो वो कब हुआ था, 1881 के अंदर हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अलग अलग पॉकेट्स, जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिश रूल के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अंदर में भी कुछ स्टेट्स थे। तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने कहीं पे करवा लिए थे, प्रिंसली स्टेट्स ने करवाए नहीं करवाए, उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड करवाया, तो एक कंप्लीट हमारे पास में होलसम डेटा नहीं था एक ही टाइम का। तो 1872 में, बाद में क्या हुआ, 1881 में पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास में सारा सेंसस होता है और उसका सारा डेटा जो आता है, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस को बोला गया, और 1881 में इसका हमारे पास में रिफाइंड डेटा आया था। ठीक है, तो दो चीज हमें ध्यान रखनी है, 1872 एक हमारे पास में ईयर आता है, और उसके बाद में आता है 1881। 1881 वाला क्यों स्पेशल है, क्योंकि वो है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, और फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब था, 1872 था। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो जो हमने कहा था पॉपुलेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बारे में हमें जो बात करनी है, तो यहां से अब हमारे चैप्टर की ओरिजिनली थीम स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट थीम हमें क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मींस हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी गिवन एरिया। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में लोग वहां पे रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। इन इंडिया स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइवन, as some areas are sparsely populated whereas some are dense. The states can be categorized into 3 categories. तो देखो इस पूरे पैराग्राफ से हमें 2-3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है, वेरी अनइवन। ठीक है, देन क्यों अनइवन है उसका रीजन भी इसने दिया है। रीजन क्या है, एज सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कुछ एरियाज में तो बहुत कम पॉपुलेशन है, whereas some are dense, तो कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे आप दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन देखते हो, जितनी ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर हैं उतना कोई एक रिमोट विलेज के अंदर नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई तेलंगाना के कोई एक छोटे से विलेज में आप चले जाओ, है ना, तेलंगाना का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट आप ले लो, वहां पे उतनी पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी जितना आपको दिल्ली में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इतने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं उतने एक तेलंगाना के कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ऐसा फिक्स तो है नहीं। उसकी वजह से हमने कहा स्पार्सली पॉपुलेटेड है कुछ एरियाज, कुछ डेंस है, इसी वजह से अनइवन है। ठीक है, इसको हम आगे और समझेंगे। तो फिर देखो हमने क्या कहा, स्टेट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो 3 कैटेगरीज आ जाएंगी। एक तो हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हो जाएंगे हमारे पास में, एक हो जाएंगे मॉडरेट, ठीक है, और एक लो पॉपुलेशन। तो ये 3 कैटेगरीज हमारे पास में बन सकती है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ में मॉडरेट है, कुछ में लो है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन सा स्टेट आता है उसको देखते हैं। फर्स्ट है हाई पॉपुलेशन, ठीक है, रैंक 1 पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करें स्टेट्स विद हाई पॉपुलेशन, तो पहला आ रहा है इसके अंदर उत्तर प्रदेश। मोस्ट पॉपुलस हमारे पास में अगर कोई स्टेट है तो वो है, ये तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हम यहाँ पे कहेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला है। सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिफ्थ मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इनके अंदर कितना पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया का 76% पॉपुलेशन रहता है। देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा ध्यान रखनी है, क्या कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देख रहे हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारे पास में यही हुआ था जिसका डेटा हमारे पास में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम आ रहा है, तो ये जो आंध्र प्रदेश था ये 2 स्टेट से मिलकर बना है। ठीक है, तब तक इसमें से तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था। तेलंगाना और प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो आंध्र प्रदेश की बात की हुई है वो उन दोनों पार्ट की बात की है, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश की भी बात की है और तेलंगाना की भी बात की है। जब तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था, तेलंगाना 2014 के अंदर सेपरेट हुआ था, तो उससे पहले का डेटा है, यानी इन दोनों स्टेट्स को एक ही माना हुआ था, तब तक एक ही स्टेट था, तो तब का डेटा है। देन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला हो गया, सेकंड हमारे पास मॉडरेट पॉपुलेशन।
उसमें था असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब एंड गोवा। तो ये हमारे पास में स्टेट्स आ गए। हाई पॉपुलेशन वालों के अंदर इंडिया की 76% पॉपुलेशन आ गई, रिमेनिंग पॉपुलेशन मॉडरेट में और लो के अंदर थी। ठीक है, तो मॉडरेट पॉपुलेशन में असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब एंड गोवा आते हैं। देन हमारे पास में आते हैं लो पॉपुलेशन वाले स्टेट्स। लो पॉपुलेशन में कौन कौन से आते हैं? हिली एंड ट्राइबल एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम। एक्सेप्ट असम क्यों लिखा? क्योंकि असम किस में आ गया था? मॉडरेट वालों में आ गया था। ठीक है, ये मॉडरेट वालों के अंदर आ गया था, इस वजह से यहाँ पे इसको लिखा है। एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग दिल्ली, दिल्ली के अलावा जैसे पौडुचेरी आ गई, चंडीगढ़ आ गया, तो वो सारे कहाँ पे आएंगे? वो सारे आएंगे लो पॉपुलेशन वाले के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हमें देखनी है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा है, तो ये जम्मू कश्मीर क्या था? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्योंकि लद्दाख तो हमारे पास में तब तक जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था। 2011 के अंदर लद्दाख सेपरेट कब बना? लद्दाख एक यूटी बन गया था कब? 2019 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास में 2019 के अंदर जब JNK के अंदर से 370 को हटाया गया, उसके बाद में वहां पे लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को दोनों को अलग अलग करके एक अलग अलग यूटी बना दिया गया था, उस टाइम की ये बात है। उससे पहले तक तो दोनों एक ही स्टेट थे। इस वजह से ये हमारे पास में सारा डेटा जो हम बात करें 11 के अंदर, तब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख कंबाइंड का डेटा है। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें आसाम को रिमूव कर दिया क्योंकि आसाम आ गया था मॉडरेट वालों में, और यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग दिल्ली, जैसे दमन दीव है, उसकी अगर बात की जाए तो दमन दीव किसके अंदर आएगा? लो पॉपुलेशन वालों के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज सारी उसके अंदर आ रही है एक्सक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली तो पहले आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज थी। मैं एक बार इनको वापस से समराइज कर रहा हूं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। अभी तक हमने देखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि 3 कैटेगरीज है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एक थी हमारे पास में हाई पॉपुलेशन, ठीक है, एक थी हमारे पास में मॉडरेट पॉपुलेशन, और एक थी हमारे पास में लो पॉपुलेशन। तो लो पॉपुलेशन वालों के अंदर कौन कौन से एरियाज आए थे हमारे पास में? लो पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास में हिली एंड ट्राइबल एरियाज आ रहे थे, और उसके अंदर कुछ यूनियन टेरिटरीज आई थी एक्सक्लूडिंग दिल्ली, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आए थे एक्सेप्ट असम। ठीक है, हाई वालों के अंदर 76% इंडिया की पॉपुलेशन आई थी। इसके अंदर टॉप 3 कौन कौन से थे? इसमें एक तो हमारे पास में था यूपी, ठीक है, इसमें दूसरा हमारे पास में कौन सा आ गया था? महाराष्ट्र, और तीसरा वाला कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ठीक है, मॉडरेट के अंदर हमने बात कर ली थी। फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे आ गया था असम, सेकंड कौन सा था उसका भी आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड वालों के अंदर हमने बात कर ली है हिली एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर, और उसके बाद में हमने बात कर ली यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम एंड यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे समझा है। देन आगे की हम बात करते हैं, ये भी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो सारा 2011 के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं। तो क्विक रिवीजन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला है, तो उसमें कितना अराउंड 16% के पास हमारे पास में डेटा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 16% उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा। मतलब कैसे चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमें चार्ट को पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आ रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, केरला, और इस तरीके से सारे स्टेट्स हैं। लास्ट में हमारे पास में कौन से आ जाएंगे? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिनमें अराउंड पूरी 2% पॉपुलेशन आ रही है। चलिए, फिर ये है हमारे पास में एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इस पूरे मैप से जितना भी अभी हमने पढ़ा है सारा 1 सेकंड में रिवाइज हम कर सकते हैं, और पूरा पूरा हमें याद भी हो जाएगा। कैसे? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एक चीज यहाँ पे क्या दी है, मैप को रीड कैसे करना है। डॉट्स बहुत सारे बनाए हुए हैं पूरे इंडिया के मैप के अंदर। अच्छा, आपको लगेगा यहाँ पे सर कि ना बाउंड्रीज तो बाकी स्टेट्स की तो मोटा मोटा हमें समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि एनसीईआरटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पूरा दिखाया, यहाँ पे ऐसे तेलंगाना अलग नहीं किया हुआ है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, 2011 के अकॉर्डिंग है, तो वो अलग करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सारी बात करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए 1 डॉट इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2 लाख पर्सन। ठीक है ना, 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डॉट। तो देखो सबसे पहले मैप पूरे के अंदर हाईलाइट कौन सा हो रहा है? सेंटर दिल्ली। ठीक है ना, ये कैपिटल हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड
डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा एरिया हो गया? न्यू दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है। तो पहली बात तो हमें वही याद होगी। देन उसके बाद में अगर हम देखें तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, ये देखो यहाँ से पूरा एक स्ट्रिप चल रही है, और ये कहाँ तक जा रही है? ये ऑलमोस्ट ऐसे जा रही है, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से ये मैं लेके इसको नेपाल के बॉर्डर तक आ रहा हूँ, ये पूरी एक स्ट्रिप चल रही है। ये क्या है? यहाँ पे यूपी आ गया, यहाँ पे बिहार आ गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर इधर वाला ये जो एरिया है, ये महाराष्ट्र का जो एरिया आ गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र को लेके चल लो। यहाँ पे मुंबई वगैरह हो गया, तो इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन काफी अच्छी है। यहाँ देखो केरला वगैरह ये जो रीजन हो गया, यहाँ तमिलनाडु वाला ये जो रीजन हो गया, इन दोनों की स्टेट्स के अंदर भी। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये तो हमें वैसे याद हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर या यहाँ पे हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज के अंदर। तो फिर अगर हम बात करूं लो पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो हमें देखो देखना पड़ेगा कि ये देखो पूरा ऊपर वाला जो नॉर्थ का सेक्शन है, यहाँ पे JNK, इसको JNK ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लद्दाख को अलग नहीं लिख रहा हूं। तो जैसे ही मैं JNK लिखता हूं आपको समझ लेना है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, प्रेजेंट डे लद्दाख की भी मैं बात कर रहा हूँ। और 2011 के अकॉर्डिंग सिर्फ JNK वाला एरिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो हमें बताया गया था कि लो पॉपुलेशन के अंदर आता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे सिक्किम भी आ गया है, ठीक है। देन ये हमारे पास में राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, गुजरात का वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे भी पॉपुलेशन लो है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ सेंट्रल इंडिया के जो ये पोर्शन के अंदर देखें, मध्य प्रदेश के कुछ अंदर ऐसे देखो छोटी छोटी पॉकेट्स में हमें मिल जाएंगे, कुछ इधर मिल जाएंगे। तो ये एरियाज भी हमारे पास में क्या है? लो पॉपुलेशन वाले एरियाज है। लो पॉपुलेशन वालों को मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रॉस लाइंस बना, ठीक है, ये क्रॉस लाइंस मैंने बना दिए हैं। तो ये हमें क्या आइडिया दे रहा है, जहां पे मैंने क्रॉस लाइंस बनाई है, क्रॉस लाइंस का मतलब ये हो गया इनमें सबसे कम पॉपुलेशन है, लो पॉपुलेशन है। और जहां पे मैंने ये पहले आपको बताया था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास वेस्ट बंगाल हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज हो गए थे। बाकी मॉडरेट वाले आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे टॉपिक को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा मैप के अंदर दिया हुआ था, आपके एनसीईआरटी के अंदर होगा। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं क्लियर विजिबल है तो आप उसके अंदर एक बार इसको फिर से देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर जो मैप्स आपको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं उनको आप जरूर एक बार ध्यान से देखा करिए, सो दैट कि आपके पूरे टॉपिक का होलिस्टिक एक बार रिविजन हो जाता है उससे, ठीक है। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ हमारी अच्छी बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 76%। की अभी हमने पहले बात कर ली थी कि वही हमारे पास में 76% के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। द शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए पूरे इंडिया का कितना पॉपुलेशन रहता है? अराउंड 1%, 1.04 यानी अराउंड 1% पॉपुलेशन रहता है प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 0.11, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर 0.84। अब यही तो रीजन है, देखो ये रहा उत्तराखंड आपके पास में, ये रहा अरुणाचल प्रदेश आपके पास में, कितना कम है, बहुत रेयरली आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूर दूर डॉट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत कम डॉट्स हैं। तो ये रीजन क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत दूर दूर हैं डॉट्स, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन पूरे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। अरुणाचल में तो पॉइंट के अंदर चल रहा है सारा कुछ मामला, ये देखो अरुणाचल के अंदर 0.11% है, उत्तराखंड के अंदर 0.84% है, जम्मू कश्मीर में 1.04% है। तो पॉपुलेशन इनके अंदर बहुत हमारे पास में कम है, ठीक है। देन सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई हुई है, पॉपुलेशन जो होती है ना वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अभी हमने देख लिया पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, लेकिन अनइवन होने का रीजन क्या है? उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन फिजिकल रीजन है, फिजिकल किससे रिलेटेड? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एक रीजन हो गया, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक रीजन हो गया, हिस्टोरिकल रीजन हो गया। अब हिस्टोरिकल रीजन जो भी रिवर्स होंगी उनके आसपास में हमेशा एक सिविलाइजेशन बनी है, ठीक है। चाहे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हम चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें, जिन भी सिविलाइजेशन को देखते हैं वो एक रिवर के आसपास में आई थी, तो वहां पे हमेशा से पॉपुलेशन बनी है। तो क्या होगा, इंडिया के अंदर भी जो रिवर्स वाला जो बेल्ट है, जहां जहां पे रिवर्स चलती है, तो वहां पे हमेशा आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये देखो वापस से मैप के अंदर आपको लेके चलता हूँ,
यहाँ पे क्या चलती है, गंगा एक रिवर चलती है। तो गंगा रिवर की वजह से इस पूरे बेल्ट के अंदर गंगा के अलावा भी बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अलावा भी काफी सारी रिवर्स हैं, लेकिन गंगा एक मेन रिवर को अगर हम लेके चले तो उसके आसपास क्या होगा, इस पूरे रीजन के अंदर, हालांकि बांग्लादेश में जाती है और हुबली यहाँ से उसकी एक ट्रिब्यूटरी हुबली यहाँ पे आ जाती है, और बाकी जो गंगा है वो यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र के साथ में मर्ज हो जाती है वो। तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो पूरा सेक्शन है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन क्या हुआ, उसका रीजन यही था क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी थी, एक रिवर थी। देन फिर अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये पूरा क्या रीजन था हमारे पास में, यहाँ पे भी काफी सारी रिवर्स हैं, साउथ इंडिया के इस सेक्शन के अंदर के भी काफी सारे रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में एक रीजन बनता है। फिर यहाँ पे बताया गया है फिजिकल रीजंस, मैंने कहा ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पार्ट है ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी जो हम माउंटेन की बात करें, रेंजेस की बात करें, ऐसे तो हमारे पास में साउथ के अंदर भी आ जाता है, लेकिन हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय लगभग यहाँ से आप मान के चलो कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट है, अभी उसको मैं एक्सक्लूड करते हुए चल रहा हूँ, ट्रांस हिमालयाज को, ये वाला सेक्शन नेपाल हमारा है नहीं, सिक्किम हम देख रहे हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट का ये जो पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट को अगर हम ले लें तो इसमें क्या है कि ना माउंटेन बहुत है, तो पूरा माउंटेनियस रीजन होने की वजह से वहां पे क्या होगा कि माउंटेन्स के अंदर, ठीक है ना, तो बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर लोग रह रहे होंगे। तो यहाँ पे तो टॉप के ऊपर रह नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइमेट जो होता है अलग होता है वहां पे, ठीक है ना। तो बहुत कम ऐसे प्लेन मिलते हैं जहाँ पे एरियाज मिलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आके रह सकती है, ठीक है। पॉपुलेशन वहां पे जनरली कम रहती है, तो माउंटेनियस रीजन के अंदर कम रहेंगे। जैसे राजस्थान का ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है राजस्थान में, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। जम्मू कश्मीर का आप सेक्शन देख लो, वहां पे भी आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट है। ऐसा ही ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे गर्मी वाला सा क्लाइमेट आपको गुजरात के इस एंड पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ पॉकेट्स में आपको कम पॉपुलेशन दिख रही है, रीजन क्या है उसका, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पे इस वजह से पॉपुलेशन हमारे पास में कम है। तो यही तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कुछ फिजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें पॉपुलेशन वहां पे कुछ अलग देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन मैंने आपको अभी गंगा बताया, यहाँ मैंने आपको अब रीजन क्या है कि हमारे पास में कुछ डेल्टा बनते हैं रिवर्स के, यहाँ पे भी पेरिनियल रिवर्स है हमारे पास में, जैसे मान लो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, रिवर्स चलती है, तो उनकी वजह से यहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल है, तो ज्यादा लोग आके रहेंगे। मैंने आपको बताया था वाटर एंड फूड दो सबसे पहली प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर अवेलेबिलिटी रिवर्स की वजह से है, रिवर्स जहाँ पे आ रही है वो अपने साथ में अच्छी एक फर्टाइल लैंड को बना देती है, फर्टाइल लैंड बन जाएगी तो वहां पे फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या थी, पॉपुलेशन हिस्टोरिकली अच्छी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने का रीजन ये मैंने आपको बताया भी, दिल्ली जो था हमेशा से इंडिया के अंदर जब भी जितने भी रूलर्स रहे सबने दिल्ली के ऊपर फोकस किया। दिल्ली मतलब इंडिया का सेंटर ऐसे है ना, जहां पे बैठ के आप राज कर सकते हो पूरे देश के ऊपर, तो दिल्ली का वो हमारे पास में हमेशा एक रुतबा रहा है। तो दिल्ली डेंसली पॉपुलेटेड होने का रीजन समझ में आता है, एक हिस्टोरिकल रीजन है सर, हमेशा से सब लोगों का इस पे फोकस रहा है, कैपिटल रहा है इंडिया का बहुत लंबे टाइम तक। ये पूरा एरिया मैंने आपको बता दिया, रिवर्स वाला रीजन रह गया, इसलिए यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो ये फैक्टर्स हैं कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वो हम ज्योग्राफी से रिलेट कर पा रहे हैं, फिजिकल रीजन हमारे पास में यहाँ से आ गया, ठीक है, और हिस्टोरिकल रीजन भी हमने समझ लिया। इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक हमारे पास में रीजंस भी होते हैं, उनके ऊपर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बात करते जाएंगे, ठीक है। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स हैव हायर proportion of population than the interior districts of southern and central Indian states, ठीक है। हिमालयाज, some of the north eastern and the western states। तो ये पूरी क्या हमें बात कह रहा है, ये पूरी हमें ये बात कह रहा है कि इंडिया के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस के अंदर जैसे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स की बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये वाला सेक्शन, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स बन रहे, गंगा की वजह से प्लेन बन रहे, गंगा की ट्रिब्यूटरी की वजह से, तो इस पूरे एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है, ठीक है ना, इस पूरे एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है, ये हमें रीजन मिल गया। देन फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेल्टाज यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया साउथ के अंदर ये वाला सेक्शन है, इनके अंदर भी आपको पॉपुलेशन इसीलिए ज्यादा मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको पूरे में पॉपुलेशन इसीलिए ज्यादा मिल रही थी। देन फिर हमें क्या बताया गया, कोस्टल प्लेन्स के अंदर की बात की गई, कोस्टल प्लेन यानी ये जो है पूरा तमिलनाडु वाला कोस्ट और इधर केरला वाला कोस्ट, या यहाँ पे आप महाराष्ट्र वाला कोस्ट, यहाँ पे भी ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है। तो इन पूरे कोस्टल रीजन्स के अंदर एक और रीजन जैसे अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं तो मुंबई के अंदर JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट है जिसके अंदर से कार्गो की शिपमेंट होती है। तो
ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे इंडिया में आए थे तो वो क्या करते थे, मेनली आए तो बिजनेस पर्पज से थे, वो भी इन पोर्ट्स को काम में लेते थे और यहाँ से पूरा शिपमेंट उनका होता था। सॉरी, तो जब यहाँ से उनका कंटिन्यूसली शिपमेंट होता था तो उसके अराउंड अराउंड पूरी क्या हो गई, एक सिटी बन गई मुंबई, जिसको आज हम नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चेन्नई हो गया, केरला के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास में पोर्ट्स आ गए, कोलकाता हमारे पास में एक ऐसा ही सेंटर बन गया था, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस हमें यहाँ से समझ में आते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं और उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। कोस्टल रीजन को हमने समझ ही लिया, कोस्टल रीजन है तो वहां पे ज्यादा हमारे पास फर्टाइल लैंड रहेगी, वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, उसके कारण हमारे पास में ऐसी चीजें होती है। फिर उसके कंपैरिजन में हमने क्या बात कही थी, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर हम देखें, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में हमें थोड़ी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है। कहाँ पे, सदर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर। तो ये देखो सदर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर, या सेंट्रल इंडिया के अंदर कुछ पॉकेट्स मैंने आपको बताई थी जहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, ठीक है। ये देखो वो पॉकेट्स, ये नहीं, ये वो पॉकेट्स हैं, थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही सदर्न के अंदर यहाँ पे कुछ रीजन है, ये रीजंस है। तो ये सदर्न इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम मिल रही थी। देन फिर हम बात कर रहे थे हिमालयाज के अंदर, हिमालयाज के अंदर भी पॉपुलेशन हमें कम मिलती है। हिमालयाज में पॉपुलेशन कम होने का रीजन क्या है, पूरा रीजन ही ऐसा रह गया एक्सट्रीम क्लाइमेट वाला, बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे भी टेरेन जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे कम रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ज्यादा पॉपुलेशन होने का रीजन क्या है, कम पॉपुलेशन होने का रीजन क्या है। फिजिकल रीजंस है, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस है और हिस्टोरिकल रीजंस है, ये तीनों वहां पे हमारे पास में रीजंस हैं, ठीक है। देन फिर अगर हम आगे चलते हैं, ये भी हम टॉप 10 इंडियन स्टेट्स की बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1951 से 2020 यहाँ पे लिया गया डेटा 2020 तक का, दिखाया गया 2020 है, लेकिन ये इन एक्चुअल है कितना, ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 2011 तक का डेटा है, ठीक है ना। तो आप इसको 2011 तक का डेटा लेकर के चलेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये रैंक 1 के ऊपर था, फर्स्ट ये रहा हमारे पास में उत्तर प्रदेश, ये रहा रैंक 1, ठीक है, उत्तर प्रदेश। सेकंड रैंक पे था महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र हमारे पास में, ठीक है। थर्ड रैंक पे था हमारे पास में वेस्ट बंगाल, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था हमारे पास में, तो ये रहा हमारे पास में वेस्ट बंगाल। ये रहा हमारे पास में वेस्ट बंगाल। फिर फोर्थ पे था हमारे पास में आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, जहां पे कौन कौन से आ रहे थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आ रहे थे, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में फिर था फिफ्थ पे हमारे पास में बिहार, हीरा फिर हमारे पास में बिहार, ठीक है। सिक्स्थ पे हमारे पास में था तमिलनाडु, हीरा सिक्स्थ पे तमिलनाडु, हीरा हमारे पास में तमिलनाडु। उसके बाद में सेवेंथ पे हमारे पास में था मध्य प्रदेश, ये रहा हमारे पास में मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद में एट्थ में था हमारे पास में कर्नाटका, ये रहा हमारा कर्नाटका। और उसके बाद में नाइन्थ पे हमारे पास में था राजस्थान, ये रहा हमारा राजस्थान। देन हमारे पास में कौन सा था, गुजरात, तो ये लो जी आपका गुजरात, ठीक है। यहाँ पे भी क्यों नहीं सेपरेट किया हुआ लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, 2011 का सेंसस का डेटा हम लेकर के चल रहे हैं, तब तक सेपरेट नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, दो चीजें कौन कौन सी, तेलंगाना वाली, तेलंगाना 2014 के अंदर बना था, ये 2019 के अंदर सेपरेट किए गए थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख को दोनों को यूटी बना दिया था, तब सेपरेट हुए थे, उससे पहले का डेटा है 2011 का। चलिए देन फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। अब रीजंस क्या है, देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ आ गया सर, हाई होगा, मॉडरेट होगा, लो होगा, तीन कैटेगरीज आपने बताई। अब उसका रीजन क्या है, रीजन भी हमें समझ आ गया सर, फिजिकल रीजंस कुछ हो सकते हैं, ज्योग्राफिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी टेरेन कुछ सुटेबल है, कुछ की टेरेन सुटेबल नहीं है, वो फिजिकल रीजंस हमने मोटा मोटा समझ लिए। सेकंड हमारे पास में रीजन क्या आता है, सेकंड रीजन ये हमारे पास में आता है कि भाई वहां पे सोशियो इकोनॉमिक भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद में हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो तीन फैक्टर्स हैं, उन तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो वहां पे हमारे पास में उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें आती है। तो वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारे पास में बढ़ी है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन झारखंड and development of transport network in peninsular states have resulted in moderate to high concentration of population in areas which were previously very thinly populated। क्या रीजन है,
तो 1951 के अंदर इंडिया की जितनी पॉपुलेशन थी, लास्ट सेंसस 2011 तक में पॉपुलेशन नो डाउट इंक्रीज हुई है। ठीक है, हम बहुत हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पॉपुलेशन जब इतनी बड़ी है तो उसके पीछे इन रीजंस के अलावा और क्या रीजन है? देखो, डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। डेवलपमेंट इन द सेंस इरिगेशन। देखिए, अगर इस पूरे डेटा के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमें फैक्टर्स बताए गए थे, देखो राजस्थान का अगर मैं दो सेक्शंस बनाऊं, दो सेक्शंस कैसे, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अरावली रेंज चलती है। वो अरावली रेंज क्या करती है, राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर वाटर की स्कैर्सिटी कम है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर वाटर की स्कैर्सिटी ज्यादा है, यानी वाटर लेवल यहाँ पे कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। यहाँ पे वाटर फिर भी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैनाल प्रोजेक्ट चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर करके। उन्होंने क्या कहा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे पंजाब वगैरह के अंदर पानी खूब है, 5 नदियां हैं, खूब सारे डैम्स धीरे धीरे इंडिया के अंदर बनने लगे थे इंडिपेंडेंस के बाद में। तो यहाँ से भी वाटर की कैनाल चलाएगी और कैनाल पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे वाटर को सप्लाई कर रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, राजस्थान का जो पूरा वेस्टर्न सेक्शन था, राजस्थान का जो पूरा वेस्टर्न सेक्शन था, इस पूरे वेस्टर्न सेक्शन के अंदर क्या हो गई, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो गई। तो यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होने की वजह से यहाँ से पॉपुलेशन को माइग्रेट नहीं करना पड़ा। मतलब यहाँ से लोगों को उठ उठ के ना तो यूपी, ना गुजरात, ना मध्य प्रदेश या देश के कोई दूसरे कोनों के अंदर कम जाना पड़ा। हालांकि अभी भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जाते नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हर जगह लोग जाते हैं, लेकिन एक नेचुरल रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी की वजह से माइग्रेशन करने वाली प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग गई इस पूरे रीजन के अंदर। रीजन क्या रहा वहां पे, रीजन था वहां पे इरिगेशन की। ठीक है, तो इरिगेशन वहां पे होने लग गया। इरिगेशन क्यों होने लग गया, कैनाल नेटवर्क वहां पे बनाया गया, तो आपके पास में पोर्टेबल वाटर भी वहां पे सफिशिएंट हो गया, इरिगेशन भी वहां पे होने लग गया, तो वहां पे फूड की स्कैर्सिटी भी खत्म होने लग गई। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन झारखंड। मेरा देखो हमारे पास में झारखंड मैप के अंदर देखते हैं, तो क्या है हमारे पास में झारखंड के अंदर, झारखंड वाला जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये रहा झारखंड हमारा। तो इस पूरे रीजन के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स होने की वजह से, मिनरल्स की जैसे हम बात करूं, यहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो कोल और आयरन होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने लग गई, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, गवर्नमेंट इनके थ्रू क्या करती है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रॉ मटेरियल अवेलेबल है। झारखंड के अंदर रिवर भी है, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी भी सही सही है, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है, कोल मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। तो वहां से आप रॉ मटेरियल को कहीं और क्यों लेके जाओ, वहीं पे आप एक इंडस्ट्री लगा दो। तो वहां पे आपने इंडस्ट्री लगा दी तो पूरे इंडिया से कहीं ना कहीं पे लोग यहाँ पे माइग्रेट होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे वहां पे आएंगे। ठीक है, तो झारखंड के अंदर भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगी, यहाँ पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लोगों के माइग्रेशन के थ्रू पॉपुलेशन बढ़ने वाली है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगने लग गए, डेवलपमेंट एक्टिविटी होने लग गई, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होने लग गया, पॉपुलेशन यहाँ पे भी इस रीजन के अंदर भी इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, ये कहानी कौन कौन से पूरे क्षेत्र एरिया की है, पूरे क्षेत्र की कौन कौन से की ये बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर भी, कुछ ओडिशा के अंदर भी, कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर भी। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज मिलने लग गए, तो इस पूरे बेल्ट के अंदर लगभग लगभग यहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से अच्छी पॉपुलेशन का माइग्रेशन होने लग गया। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन पेनिनसुलर स्टेट्स। यहाँ पे पेनिनसुलर स्टेट्स के अंदर भी क्या हो गया कि पूरे रीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा बन गया, ट्रांसपोर्ट यानी कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की नेटवर्क जब अच्छी नहीं थी तो यहाँ पे लोग बहुत कम उतना जाते थे। जब ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे जेएनपीटी बना दिया, यहाँ पे आपने मंगलुरु वगैरह कर दिया, यहाँ पे केरला के अंदर भी आपने ऐसे पोर्ट्स बना दिए, इधर तमिलनाडु के अंदर चेन्नई वगैरह हो गए। ठीक है ना, तो जैसे अब केरला के अंदर और भी आप पोर्ट का डेवलपमेंट वर्क अभी चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को अच्छा करते जाओगे, आने जाने के लिए लोगों के पास में या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल भेजने में, मंगवाने में कम टाइम लगेगा, कम प्रॉब्लम आएगी, तो ज्यादा यहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो फैसिलिटीज जैसे जैसे वहां पे आप इंप्रूव करोगे तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन वहां पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
देन फिर हमें बताया गया था कि यहाँ पे मॉडरेट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आ गई, क्योंकि वहां पे पहले ये चीजें नहीं थी, इरिगेशन हो गया उसकी वजह से, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, और देन हमारे पास में ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी की वजह से वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, फिर सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट वंस आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मैंने आपको कहा था सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम आगे कंसीडर करेंगे, ये रहे वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें क्या बताया गया है, इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। देखो पहले स्लैश एंड बर्न का काम ज्यादा होता था। क्या करते थे जब हमारे एंसेस्टर्स थे के जो इतने ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे, सिविलाइज्ड सेंस का मतलब वो एक जगह पे सेटल्ड नहीं हुए थे, जैसे अभी हमारी लाइफ है सेटल्ड, हमारा एक घर है, हमारी पूरी लाइफ सेटल्ड है कि हाँ हम यहीं पे रहेंगे, हम यहाँ काम करेंगे, यहाँ हम पढ़ने जाएंगे, ये हम करेंगे, वो सब हमारी लाइफ सेटल्ड है। वहां उनका वो वैसा कुछ नहीं था, वो तो क्या जीने के लिए भाई आज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल गए, जितने टाइम यहाँ रह गए, जब उनको लगा नहीं यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए। तो उन्होंने क्या किया, सेटल्ड एग्रीकल्चर उन्होंने सीखा। क्या करते थे पहले कि एक मान लो पर्टिकुलर एरिया में गए, इस पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे मान लो ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा एरिया, उनको लगा कि हाँ फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, इन ट्रीज को हटा दिया, इन ट्रीज को हटाया, वाटर अवेलेबिलिटी है, इसको पूरा स्लैश किया, काट दिया, जला दिया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, वहां पे अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थोड़े से टाइम तक लैंड ये फर्टाइल रहेगी, उसके बाद में लैंड बेकार हो गई, यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह भी जाके उन्होंने यही कर लिया। इस तरीके से क्या होता था कि पॉपुलेशन एक जगह पे स्टेबल नहीं थी। आज यहाँ पे देख रहे हैं भाई हाँ जी 50 लोग रह रहे हैं, कल को यहाँ पे 50 है ही नहीं जी, यहाँ तो 10 लोग ही रह रहे हैं, यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। ऐसा भी होता था, कहीं पे 10 लोग रह रहे थे, हाँ जी यहाँ तो आज एकदम से 50 लोग आ गए, तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, ये बहुत पहले की बात है। फिर क्या हुआ कि जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर हमारे पास में अगर हम देख रहे हैं तो वो भी एक रीजन बहुत बड़ा था। हालांकि हम पॉपुलेशन तो बहुत बाद में काउंट करने लगे, लेकिन एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि भाई एग्रीकल्चर जैसे सेटल्ड हो गया, जैसे राजस्थान के अंदर इरिगेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो उसकी वजह से लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़ा। तो माइग्रेट नहीं करना पड़ा तो क्या हो गया, वहां पे एग्रीकल्चर सेटल्ड होने की वजह से भी लोग वहां पे स्टेबल रहने लग गए, वहां से छोड़ छोड़ के नहीं जाते थे। पहले राजस्थान से बहुत सारे लोग बाहर जाते थे क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था, तो इरिगेशन नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, एग्रीकल्चर के बिना लोग दूसरी जगह पे जाके कुछ काम देखते थे। अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में भी बहुत सारे हमारे पास में डेवलपमेंट्स हुए हैं। देन पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न्स में भी चेंज आया कि एक पर्टिकुलर एरिया में पहले लोग नहीं रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अब आपके पास में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो गया है, आपने पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी अच्छा आपके पास में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, तो वहां पे भी धीरे धीरे लोग और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अभी हमने बात करी ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों लिंक्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का एग्जांपल अच्छा है हमारे पास में झारखंड वाला। झारखंड के अंदर अभी हमने बात की थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने जैसे पीएसयू ने प्लांट लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया था, क्योंकि वहां पे क्या है, कोल एंड आयरन की अवेलेबिलिटी है, कोल भी है आयरन भी है, इन दोनों की वजह से क्या करा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्लांट लगा दिया, यानी वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया। इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग क्या होंगे, बाहर से आएंगे, लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों लिंक्ड है, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम बात करें कि भाई सेटल्ड एग्रीकल्चर की वजह से भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हमें देखने को मिला, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की वजह से भी, फिर ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न के अंदर भी चेंजेस आए हैं, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी हमारे पास में हुआ था, उसकी वजह से भी इंक्रीज हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन भी हमारे पास में रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। देन हम बात करते हैं, it is observed that the regions falling in the river plains and the coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration. तो जो एरियाज हैं रिवर के अराउंड अराउंड वाले और कोस्टल एरियाज, दो एरियाज की हमारे पास में यहाँ बात करी गई है। कौन कौन से एरियाज की बात करिए हम ध्यान रखें, एक तो बात करिए रिवर प्लेन्स की और दूसरा में बात करिए कोस्टल एरियाज की, ठीक है। रिवर प्लेन्स की और कोस्टल एरियाज की हमारे पास में बात करी गई है, तो उनमें क्या बताया गया कि यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे जो पॉपुलेशन होती है वो रिवर प्लेन्स में कोस्टल एरियाज के अंदर लार्जर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है, ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, उसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पूरे रीजन में आपके पास में क्या है, वाटर की आपके पास में अच्छी अवेलेबिलिटी हो गई, है ना। इस पूरे रीजन के अंदर आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो गई, यहाँ पे भी आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी इन रीजन्स में भी अच्छी थी,
ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्स थी, यहाँ पे भी थी। तो इन पूरे रीजन्स के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी थी, इस वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा रहते थे। कोस्टल एरियाज के अंदर फिशिंग का भी एक काम हो सकता है, ठीक है। और जो रिवर्स यहाँ पे आ रही हैं उनकी वजह से यहाँ पे डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड हो जाती है, फर्टाइल लैंड हो जाती है। तो फर्टाइल लैंड की वजह से भी यहाँ पे भी वाटर अवेलेबिलिटी होगी, फर्टाइल लैंड हो गई, इसकी वजह से भी लोग। तो हिस्टोरिकल रीजंस हम ये कह सकते हैं, या कुछ हमारे पास में ज्योग्राफिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। कुछ रिवर्स हैं जो इधर भी चलती हैं हमारे पास में, महाराष्ट्र वगैरह के अंदर भी आती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर भी पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिली थी, प्रेजेंट डे में भी और हिस्टोरिकली भी। तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और ये आंध्रा और तेलंगाना वाला सेक्शन, और फिर इधर यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो हम रीजन देख रहे थे। देन फिर अगर हम बात करें, इवन दो द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन दीज रीजन्स हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। क्या रीजंस है कि भाई इन रीजन्स के अंदर, जैसे आप बेंगलुरु को देख रहे हो, बेंगलुरु के अंदर वाटर क्राइसिस हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है। चेन्नई के अंदर भी इतना ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है जितना एक टाइम में हुआ करता था। वाटर रिसोर्सेज वहां पे धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं, फिर भी वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है, बिकॉज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पहले से वहां पे लोग रहते थे। चेन्नई रह गया है कोस्टल रीजन का पार्ट, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो कोस्टल रीजन रहने की वजह से या कोस्टल सिटी रहने की वजह से जो एक तमिलनाडु का पार्ट रह गया, तो वहां पे हमेशा से लोग रहे हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहां पे अवेलेबल है, इसी वजह से लोग वहां पे इजीली माइग्रेट कर जाते हैं। वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वहां से लोग उठ के दूसरी जगह नहीं गए, वहां पे लोग और बहुत ज्यादा हैं। तो वहां पे लोग आने की वजह से उस सिटी के अंदर और ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। सेम विद बेंगलुरु, बेंगलुरु के अंदर भी क्या था हिस्टोरिकली, अगर हम देखें तो कोस्टल एरियाज जितना हमने बात कर रहे थे, जितना हमारे पास में इन कोस्टल एरियाज के अंदर रहनी चाहिए थी पॉपुलेशन, ये वाला जो सेक्शन था, इन कोस्टल एरियाज में जितनी पॉपुलेशन थी, इन कोस्टल एरियाज में जितनी हमारे पास में पॉपुलेशन थी उतनी इन सेक्शन के अंदर नहीं थी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ हैदराबाद और ये वाला जो पूरा सेक्शन है बेंगलुरु वाला, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज आ गई, आईटी इंडस्ट्रीज आने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लग गई है, ठीक है। तो फिर ये हमें एक रीजन बताता है कि हालांकि यहाँ पे रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, लैंड और वाटर यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, डिग्रेडेशन होता जा रहा है उनका, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे अर्ली रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अवेलेबल है, इसी वजह से यहाँ पे और ज्यादा पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती जा रही है। फिर द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव शोन कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास में रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज के अंदर लोग आ जाते हैं। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या होने लग जाता है, माइग्रेशन होने लग जाता है। माइग्रेशन यहाँ पे हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रखा है। तो इंडस्ट्रीज जहाँ पे अवेलेबल होंगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे लोग जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ पे अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैप्पी लर्निंग।